Yeah, Assalamu alaikum everyone. Welcome to Pathway to Digital World Lecture 9. I hope you all are doing good. और अभी तक जो हमारे सेशन हुए हैं वो आप सबने रिवाइज भी कर लिया और कुछ सीख भी लिया उनसे. So let's formally start and I hope in the meantime बाकी भी हमें ज्वाइन कर लेंगे. So the basic information: Monday, Tuesday, and Wednesday 7 p.m. to 8 p.m. live in Google Meet. Digital skill, soft skill, and some basics of freelancing as per our plan. So our motive and how you can help us creating a impact. तो जो डिजिटल स्किल की तरफ आते हैं डायरेक्टली, और आज की जो हमारी डिजिटल स्किल है थोड़ा सा एक्टिवली हमने उसको सीखना है और बहुत बेसिक है और बहुत ज़्यादा इसको प्रोफिशिएंट यूज़ आप सबको इसका आना चाहिए. आमतौर पे जब आप बीएस करने के लिए जाते हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में किसी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंसेस का या जो इंट्रोडक्शन टू आईटी या इस तरह का जो बेसिक कोर्स पढ़ाया जाता है उसमें आमतौर पे इस स्किल को एक लेक्चर के अंदर डिस्कस करके एक छोटी मोटी लैब उसकी करवा दी जाती है. एंड दैट्स मतलब इसको अंडरस्टूड किया जाता है कि यार बहुत इस मतलब दिस इज मोर देन इनफ. तो हम एज यूजुअल जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम 20 से 30 मिनट ही लेते हैं डिजिटल स्किल के ऊपर. बहुत ज़्यादा टाइम हम भी नहीं लगाते अनटिल और अनलेस रिक्वायर्ड. तो यू विल सी द सेम ओवर हियर इंशाल्लाह. सो आज की जो हमारी डिजिटल स्किल जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज गूगल शीट्स. आप सब ने MS एक्सेल पे तो काम किया होगा और ये MS एक्सेल का ऑनलाइन रेप्लिका है जो कि गूगल की तरफ से ये प्रोडक्ट है. और यहाँ पर यू कैन सी के मैंने पता नहीं कितनी सारी यहाँ ना एक्सेल शीट्स बनाई हुई हैं और मुझे भी लगता है शायद शीट के ऊपर हमारा इससे पहले कोई सेशन नहीं हुआ यहाँ पे मैं आपको ये बताता कि हम मतलब शीट्स के ऊपर कैसे काम करते हैं. यू कैन सी देयर इज अ लिस्ट ऑफ इट और मैं बहुत ज़्यादा इन शीट्स के ऊपर ना काम करता रहा हूँ और करता भी हूँ. और इवन ये जो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में जब मैं टीचर असिस्टेंट था तो जिन डेटाबेस के स्टूडेंट्स को मैंने वहाँ पढ़ाया था तो शायद उनके मार्क्स भी आज तक मेरे पास मेरी एक्सेल शीट के अंदर मेंटेन पड़े हैं. सो आप लोगों के वहाँ सीनियर्स के होंगे जो भी इस वक्त इंडस्ट्री में जॉब्स कर रहे हैं तो यू कैन जस्ट फाइंड देम आउट ओवर हियर एज वेल. जी मैंगोज की बायर लिस्ट पता नहीं क्या कुछ नेटसुरी की ट्रेनिंग्स और देयर इज अ लॉट हेल ऑफ इट. डेटाबेस लैब कोर्स ये क्या है कॉम्प्रिहेंसिव. देयर आर सो मेनी थिंग्स यू नो. ब्लॉकचेन का रिसर्च के हवाले से कुछ प्रोजेक्ट्स. कुछ एक स्टूडेंट था जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाते थे तो ये उसकी शीट पड़ी हुई है इस शीट के थ्रू पढ़ाता था. कुछ चीज़ जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं कुछ बजट के टेम्पलेट्स इसी देयर इज अ लॉट देयर इज हेल ऑफ इट. तो बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि ये जो गूगल शीट्स है ना यहाँ पे आप तरह तरह का काम कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम योर कोर्स मैनेजमेंट और अपने आप को मैनेज करना अपने स्केड्यूल मैनेज करना अपने प्रोजेक्ट्स मैनेज करना अपनी रूटीन मैनेज करना डिफरेंट तरह के बजट्स मैनेज करना डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स बनाना चार्ट्स का काम कैलेंडर्स टू डू लिस्ट पता नहीं क्या कुछ. तो चलें लेट्स एक्सप्लोर द टेम्पलेट गैलरी गिवन बाय द गूगल. और आप देखें कुछ पर्सनल है यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं टू डू लिस्ट एनुअल बजट मंथली बजट गूगल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट ट्रैकर एनुअल कैलेंडर. ठीक है. फर्दर देखें स्केड्यूल ट्रैवल प्लानर वेडिंग प्लानर. ठीक है. टीम रोस्टर प्रॉज एंड कॉन्स किसी चीज़ के अगर आप लिखना चाह रहे हैं. वर्क हवाले से इनवॉइसेस बनाना. ठीक है. वीकली टाइम शीट एनुअल बिजनेस बजट बनाना एक्सपेंस रिपोर्टिंग परचेज ऑर्डर्स. फर्दर देखते जाएं एम्प्लॉय शिफ्ट स्केड्यूल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वेबसाइट पेड ट्रैफिक रिपोर्ट. ठीक है. वेबसाइट ट्रैफिक डैशबोर्ड एनालिटिक्स डैशबोर्ड गैंट चार्ट्स. ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करते हैं ये उनके लिए है बहुत ज़्यादा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऊपर लिखा भी हुआ है. तो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन प्रोजेक्ट ट्रैकिंग इवेंट मार्केटिंग टाइमलाइन. इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी शीट्स बनती हैं. एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अटेंडेंस ग्रेड बुक असाइनमेंट ट्रैकर वगैरह यहाँ काफ़ी यू नो देयर इज अ हेल ऑफ इट. यहाँ काफ़ी कुछ है यहाँ पे. तो ये कुछ स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स ऑलरेडी गिवन है. इसी तरह से आप गूगल के ऊपर जाके फर्दर जो है ना टेम्पलेट्स ढूंढ सकते हैं और टेम्पलेट्स फॉर गूगल शीट्स. और ये क्या है बिजनेस. ठीक है. मैं बिजनेस लिख रहा हूँ तो बिजनेस प्लान की अगर आप शीट्स सैंपल्स देखना चाहते हैं तो बिजनेस प्लान टेम्पलेट्स गूगल डॉक्स. तो ये डॉक्स का है पड़ा. इसी तरह से फ्री बिजनेस प्लान टेम्पलेट्स इन गूगल डॉक्स गूगल शीट्स 21 ऑफ द बेस्ट गूगल फ्री गूगल शीट टेम्पलेट्स फॉर 2022. लेट्स सी इसमें भाई ने क्या दिया हुआ है.
तो यू कैन सी, यू कैन जस्ट सर्च देम आउट इन गूगल एज वेल। तो आपको बने बनाए टेम्पलेट्स, हेल इनफ टेम्पलेट्स यहाँ से मिल जाएंगे जो कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप एड ऑन्स, यू सी, ये लास्ट में मैंने जो हमारा गूगल का सेशन हुआ था गूगल डॉक्स का, वहाँ पे मैंने एड ऑन्स के बारे में बताया था। तो आप यहाँ पे आके इनको एड ऑन्स भी कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क ऑन ब्लैंक शीट टेम्पलेट्स, ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू यूज इट। और हम इसको कहते हैं कि ये हमारा लेक्चर 9 की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ना, लेक्चर 9 की ये अंडरस्टैंडिंग शीट है, ठीक है जी। अभी जो अंडरस्टैंडिंग शीट है तो इसके आमतौर पे जो ऑप्शंस हैं सारे वही हैं जो कि गूगल MS वर्ड के होते हैं, या जिसको हम गूगल डॉक्स कहते हैं ऑनलाइन वर्जन में, या फिर उधर से गूगल जो स्लाइड हमने देखा था उसके भी तकरीबन सेम है। तो यू सी फर्स्ट इसका फाइल के तमाम ऑप्शन सेम है, एडिट के ऑप्शंस भी सेम है, व्यू के ऑप्शंस थोड़ा सा मुख्तलिफ हैं, क्योंकि यहाँ पे जिसको कहते हैं रो, दिस इज कॉल्ड रो। ये जो लेफ्ट साइड पे हमें 1 2 3 4 नजर आ रहे हैं, दिस आर कॉल्ड रोज। ऊपर से हमें कॉलम नजर आ रहे हैं। एंड इफ आई वांट टू सिलेक्ट ऑल, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल शिफ्ट और एरो की प्रेस कर सकता हूँ, तो ये पूरी जितनी भी कॉलम्स हैं एक रो के वो सिलेक्ट हो गए, ठीक है। इस तरह से अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और नीचे की प्रेस कर दूँ, जितना ऊपर रो कॉलम सिलेक्ट हुए थे उतने नीचे रो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो देयर आर 1000 रोज एंड देयर इज A to Z जिसको कहते हैं कॉलम्स। तो A to Z कॉलम्स और 1000 रोज इसमें गिवन है हमारे पास। हम मजीद यहाँ से ऐड कर सकते हैं, वी कैन ऐड शीट एज वेल। अगर आप इसके सबसे एंड पे पहुंच जाएंगे 1000 के, तो यू विल सी देयर इज ऐड मोर रोज एट बॉटम, तो वी कैन ऐड मोर रोज एज वेल। तो आपको अगर जितनी रिक्वायरमेंट उतने होते जाएंगे। इस तरह से अगर आप कॉलम ऐड करना चाहते हैं, यू कैन ऐड कॉलम एज वेल। यानी अगर आप यहाँ पे हैं तो ये राइट साइड पे ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाता हूँ, राइट क्लिक किया, इंसर्ट +1 कॉलम, ठीक है। तो वी कैन ऐड कॉलम्स, we can add more rows and this is it। और यहाँ पे हम डाटा अपने पास सेव कर सकते हैं। ओके सो इस तरह से डाटा सेव होगा। तो वी कैन इंसर्ट मल्टीपल थिंग्स, फॉर एग्जांपल वी कैन इंसर्ट मोर रोज, जैसे मैंने वहां से बताया, इंसर्ट 1 रो अबव, इंसर्ट 1 रो बिलो। वी कैन ऐड कॉलम्स लेफ्ट राइट, वी कैन ऐड शीट, शिफ्ट +F11 से हम चार्ट ऐड कर सकते हैं, पिवट टेबल ऐड कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, ड्राइंग ऐड कर सकते हैं, फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने आज तकरीबन 10 मिनट लगाने हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि आमतौर पे एक्सेल शीट के अंदर जो सबसे मज़े का काम होता है वो इन फंक्शंस के थ्रू होता है। और हमारे जो स्टूडेंट्स जो एक्सेल शीट को और इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं उनको फंक्शंस लगाना नहीं आते होते, या बहुत बेयर मिनिमम यूज़ करते हैं। और जितनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी शीट्स आपने बनाई हुई हैं उनमें ज़्यादातर जो काम होता है वो फंक्शंस और लिंकिंग का होता है। इससे ज़्यादा होता भी नहीं है कि आप एक शीट के ऊपर काम करें, दूसरी शीट के ऊपर उस काम से इवेल्यूशंस लें, एक शीट पे काम करें, एक्सटर्नल किसी और शीट पे वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हो चीज़ें। तो देयर इज हेल इनफ थिंग्स जो यहाँ पे की जा सकती है बेसिक लेवल पे। एक 8th क्लास का बच्चा भी ये सारा कुछ इस टूल को यूज़ करना सीख सकता है, और अगर अच्छा सीख जाए तो उस पर अर्निंग कर सकता है। एक बच्चा मेरे पास आया, ही वांटेड टू वर्क इन सम काइंड ऑफ पिज़्ज़ा शॉप, और पिज़्ज़ा शॉप के अंदर उनका काम क्या था, उन्होंने वहाँ पे जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है ना वो एक्सेल शीट के थ्रू कर रहे थे। एंड दे जस्ट आस्क्ड हिम कि बेटा तुम ना एक्सेल शीट सीख के आ जाओ, ठीक है। यानी ये शीट्स के ऊपर काम करना सीख के आ जाओ, चाहे MS एक्सेल में आता हो चाहे गूगल शीट्स के ऊपर आता हो, बट तुम्हें ये करना आना चाहिए। उसमें क्या होगा कि इन्वेंट्री आ रही है जा रही है, उसमें डाटा एंट्री का काम है, उसमें वैल्यूशंस करनी है, चार्ट्स बनाने हैं, ग्राफ्स बनाने हैं, और रिपोर्ट बना के अपने साहब को दिखानी है। ये बुनियादी सा काम था। एंड दे वांटेड टू पे हिम अबाउट 15,000 जस्ट फॉर अ पार्ट टाइम जॉब, जो कि 4 घंटे की अपने स्टूडेंटशिप के साथ साथ कर सकता था। लेकिन उस बच्चे को बेचारे को ये भी नहीं आता था, ठीक है, वो बेसिक काम वहाँ एक इंडस्ट्री का निकाल सके। हेल इनफ, मतलब इस बात को छोड़ देना कि आप ऑनलाइन अर्न करें, बाहर से कहीं से कमाएं, तो ये तो बुनियादी चीज़ है। तो स्टूडेंट आपको अपनी चीज़ें मैनेज करनी आनी चाहिए एज अ प्रोफेशनल। और इवन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, यहाँ इवन मुल्तान की अगर मैं बात करूँ तो मुल्तान में इस वक्त तकरीबन 1000 से ज़्यादा ऑफिस हैं जी। और हर तरह के ऑफिस में आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो इन शीट्स को मैनेज करना जानता हो, वहाँ की एक्सपेंस ट्रैकिंग कर सके, वहाँ के रिपोर्ट्स बना सके, वहाँ के चार्ट्स, ग्राफ्स और इस तरह के काम कर सके। तो इवन यहाँ के अगर स्टूडेंट्स को ही हम देख लें, और ये काम ऐसा नहीं होता कि एक बंदा हमें 24 घंटे चाहिए हो, ये पार्ट टाइम भी किया जा सकता है।
ये सारा काम। तो इन चीज इस तरह के काम करने वालों को आप एडमिन कहते हैं, या आप जो है ना वहाँ पे इसको क्या कहते हैं, जो इसके मुख्तलिफ तरह के रोल्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक। कोई इसको फाइनेंस मैनेजर कह रहे होते हैं, कोई इस तरह के स्टाफ को जो है मतलब इस तरह को रेलेवेंट कोई ना कोई डेजिग्नेशन रखी होती है, बट काम यही होता है कि आपने क्या करना है। अपना सिंपल MS मतलब गूगल डॉक्स के ही ये 3 प्रोडक्ट जिस बंदे को इस्तेमाल करने आते हैं आप वहाँ ईजिली फिट इन हो सकते हैं। और 3 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, आपको डॉक्स पे इस्तेमाल करना, कोई रिपोर्ट बना सकें अच्छी सी। आप जो है स्लाइड्स अगर जरूरत पड़े, स्लाइड बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता, ऑल दो वो मेन हमारे डॉक्स जरूरत पड़ता है या फिर एक्सेल शीट जरूरत पड़ता है। ये 2 चीज़ें जिस बंदे को अच्छे से आती हैं, बाकी 2 एज अ सपोर्टिव फॉर्म्स भी। तो आप एक किसी भी ऑफिस में एक बाइज़त तरीके से एक अच्छी जॉब कर सकते हैं, खासतौर पर वो लड़कियां जो मतलब FSC पढ़ने के बाद IFSC करने के बाद अच्छा सा यानी समझती हैं काम को, चीज़ों को समझती हैं, ऑफिस में काम करना चाहती हैं, लेकिन वर्क हैंडसम सैलरी एज पर द मार्केट, तो आप एक अच्छी सैलरी भी ले सकते हैं। बट ये कि आपको काम अच्छे से आना चाहिए। अब हम जरा काम की तरफ आए थे, इसकी तारीफें बहुत हो गई हैं। तो फंक्शंस अगर आप देखें तो यहाँ उसने सबसे प्रोमिनेंट ना 5 फंक्शंस ऊपर लिखे हैं, आप सब देख सकते हैं। इनको एग्रीगेट फंक्शंस कहते हैं, सम का, एवरेज का, काउंट का, मैक्स का, मिन का, ठीक है। यानी अगर आपके पास ना 15-20 चीज़ें हों, आप उनमें से देख सकते हैं इन 15 के ऊपर मिनिमम कौन सा है, इन 15 में से मैक्सिमम कौन सा है, इन 15 में से काउंट उनका ले लें, ठीक है, क्या काउंट आता है उनका। इस तरह से आप एवरेज ले सकते हैं, आप सम ले सकते हैं। अब हम ना 1 बाय 1 देखते जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ लिखा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 आपने यहाँ लिख दिया और आपने इसको सिलेक्ट किया और आपने ये किया, तो ये 1 2 3 4 एज इट इज आ गया। अच्छा, अब अगर मैं क्या करता हूँ 1 2 3 4 गुड, और मैं चाहता हूँ कि 1 2 3 4 जो है ना यहाँ पे आ जाए 1 2 3 4 5। अच्छा गुड, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं ना इसको थोड़ा सा खींचने की कोशिश करता हूँ, तो यू सी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये 2-3 वैल्यूज लिखी एंड देन मैंने उनको जब मैंने अब इसको खींचा 2 वैल्यूज को इकट्ठा सेलेक्ट करके, तो इसने कुछ एक पैटर्न बनाया। यू सी 1 2 3 4 1 2 3 4 5, उसने फिर क्या किया 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8। तो अब ना ये क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के पास एक इंटेलिजेंस है थोड़ी सी कि वो इन पैटर्न्स को देखने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल अब मैं कुछ और करना चाहता हूँ 1 2 3, अच्छा 1 2 4 1 2 5 गुड। अब ये मैंने इन 3 को दिखाया, सिलेक्ट किया एंड नाउ आई वांट इस पैटर्न के ऊपर जो है ना ये मुझे आगे वैल्यूज दे। तो आई जस्ट यू नो यू सी 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है। अच्छा मैं 2 का इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, गुड, तो 1 2 5 1 2 7। अब ये मैंने 3 दे दिए, 3 से पैटर्न रिकग्नाइज कर लेगा हेल्पफुल। तो आप इतने ये देखा कि ये देख लें 2 का डिफरेंस आ रहा है सब में। इसी तरह से अगर मैं जो है फॉर एग्जांपल 10 का डिफरेंस देता हूँ, 1 10 100 1000, पैटर्न क्लियर हो रहा है सबको। अच्छा अब जो है देखते हैं एक्सेल समझ पाता है, वाह क्या बात है, किसी को समझ आई एक्सेल ने क्या किया, मुझे भी नहीं समझ आएगा था बस की बात, किसी को आइए तो मुझे भी बताइएगा। खैर तो एक्सेल क्या करता है, जो यूजुअल पैटर्न्स हैं उनको डिटरमिन करने की ट्राई करता है और आपके लिए डिटरमिन कर देता है। तो एक तो आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप उसकी कुछ वैल्यूज़ लिखें और आप उनको फिर डिटरमिन कर दें। अब हम क्या करते हैं, हम ये तमाम वैल्यूज़ हैं देख रहे हैं, ये तमाम वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे आई वांट कि यहाँ मेरे पास कुछ वैल्यू रिसीव हो जाए। तो वैल्यू रिसीव करने के लिए मैं इज इक्वल टू लिखूंगा। इज इक्वल टू के बाद मैंने किया सम, ठीक है, सम का भी फंक्शन जो आप देख रहे थे, सम के अंदर पहली वैल्यू देना चाहता हूँ 1 2 3 4 की। अच्छा अब इसके बाद अगर मैं कॉमन दे दूंगा ना तो फिर मैं दूसरी वैल्यू देना चाहूंगा, दूसरी वैल्यू मैंने दे दी 1 2 3 की, ठीक है, फिर मैंने कॉमा दिया, मैं मजीद वैल्यू दे सकता हूँ, मैं तीसरी दे दी 125 की, फिर मैंने कॉमा दिया, मैं और वैल्यू दे सकता हूँ 131 की। इसी मैंने फिर ये अपना क्लोज किया और इंटर किया तो सबका सम मेरे पास आ गया। एज यू कैन सी Q901 ये जो कॉल सेल है वहां से ये जो है ना मेरी पहली वैल्यू आई है, फिर T901 से, T902 से और S909 से, ठीक हो गया। यानी अब क्या है, Q क्या है, Q हमारा कॉलम है, ठीक है, और 901 ये हमारी रो है। तो एट द सेम टाइम अगर हम दोनों सेलेक्ट करना चाहें तो इनमें जो कंट्रास्टिंग सेल है ना 1 2 3 4, तो आप देख रहे हैं ये वैल्यूज में आई हुई थी, ठीक है। सो इस तरह से ना आप इन वैल्यूज और सेल्स को भी यहाँ से डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर क्या T यानी कॉलम T 901 रो नंबर है। अच्छा जी, अभी हमारा सम का हो गया कि इन 4 वैल्यूज को हमने सम किया। फर्दर मैं करना चाहता हूँ इज इक्वल टू सम, और व्हाट आई वांट इज के 1 2 3 4 से लेके
इस लास्ट वाले तक, ये देख रहे हैं ये, यानी ये सारे, मैं अगर इन सब को सम करना चाहता हूँ जो मैंने सिलेक्ट किए हैं आपके सामने, और सिलेक्ट करने का तरीका क्या है कि जो पहले को सिलेक्ट कर दो, फिर शिफ्ट प्रेस करके रखो, नीचे जो कीज हैं उसको प्रेस करते हो, तो ये फिर आप इससे सिलेक्शन कर सकते हैं। एंड देन वंस आई क्लोज, तो इन तमाम की जो वैल्यूज है उनका सम आ गया हमारे पास। यू सी कि 901 से लेके 916 तक इन सेल्स में जो भी वैल्यूज है सबका सम कर दो। और अदरवाइज अगर आप करेंगे 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय, मिसाल यहाँ पे मैं इज इक्वल टू करता हूँ, मैं करता हूँ इस वैल्यू को और मैं करता हूँ मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा फॉर्मूला खुद भी बना सकते हैं, ठीक है, यानी इज इक्वल टू Q901 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6। देखिए अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं इसको काउंट करूं कि क्या है, तो मैंने ये किया, मैंने किया काउंट ऑफ, ठीक है, वैल्यू 1 है ये, और यहां से लेके और यहां तक, ओहो हमारा वो खराब हो गया, अच्छा यहां तक, एरर। तो हमारा था Q और 916, देख रहे हैं। अब इसको देखते हैं क्या आंसर देता है हमें। इसने हमें वही सेम आंसर दिया, लेकिन देखिए इसमें हुआ क्या है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बातें बड़ी सादा है, आसान आसान है। मैं ये करना चाहा, मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक का काउंट लो कितनी वैल्यूज हैं, तो इसने ना यहाँ पे लिया काउंट, सबसे पहले काउंट ऑफ Q901 से लेके Q916 तक। मैंने खुद नहीं गिनना चाहा कि कितनी वैल्यूज बनती है, आई डोंट केयर, और जितनी भी बने फिर मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, किसी एक वैल्यू के साथ, Q901 के साथ, और जो आंसर आया वो हमने यहाँ पे देख लिया। तो आपको देखा हम कस्टम फार्मूलाज भी बना सकते हैं, हम एग्जिस्टिंग फार्मूला को एज इट इज यूज भी कर सकते हैं। यही हमने यहाँ जब ऊपर यही वैल्यू अडॉप्ट करी तो हमने क्या किया, हमने सम का फार्मूला लगा के यहाँ से लेके यहाँ तक कर लिया। एज पर आवर नीड वी कैन प्ले विद इट। अब ये बेसिक सम की मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इसके अंदर एक और चीज भी है, मिसाल के तौर पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लेकिन करते हैं, आपको दिखाते हैं, क्योंकि जब किसी ने आपसे काम करवाना है ना तो उसने काम करवाना है। अच्छा ओहो, तो ये बड़ा मसला होता है। तो आपने क्या किया, आपने ये किया कि Q901 से लेके Q905 तक वैल्यू पकड़ो, फिर कॉमा कर दो, फिर हमने कहा तुम पकड़ो इसको, इस वैल्यू को S901, और S901 के बाद कॉलन किया, और हमने कहा कि यार S908 तक तुम वैल्यू ले लो, देख रहे हैं। फिर मैंने कहा कॉमा करो, फिर क्या करो, U901 से वैल्यू पकड़ो और 904 तक कर दो, ठीक है, U904। सो इससे क्या होगा, अब देख रहे हैं मल्टीपल सिलेक्शंस हमने कर दी और मल्टीपल रेंजेस में कर दी। पहली रेंज हमने सिलेक्ट की, ठीक है, कॉलन लगा के एक एज एन एरे फॉर्म, फिर हमने दूसरी सिलेक्ट की, फिर तीसरी सिलेक्ट की, सबको कॉमा सेपरेटेड सम के फंक्शन में जब हमने वैल्यूज दी तो यू विल सी कि इन सब का आंसर हमारे पास क्या आता है, एंड वी गेट द आंसर, ठीक है, इन अ सेकंड। तो आप देखा अभी मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना सिखाया है, और यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ लॉट। आप यहाँ इंसर्ट करते हुए यहाँ पे फॉर्मूलाज देख सकते हैं। मजे की बात ये सीखना बड़ा आसान है इन सबको। मिसाल के तौर अगर आप ये सीखना चाहते हैं ना तो आपको इनकी एक तो गाइड बुक मिल जाती है, दूसरा ये कि यहाँ इनके हिंट्स होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसके ऊपर ये मैं लेके गया ना अपना पॉइंटर, तो आप देखें इसने लिखा हुआ है कि इनवर्स हाइपरबोलिक कोटेंजेंट ऑफ अ वैल्यू, ठीक है, एक और। अच्छा जी, आगे ऐड sum of two numbers, address, call reference as a string, ठीक है, आगे modeling, ठीक है, depreciation of an accounting period, okay, and logical and operator, Arabic computes the value of a Roman numeral, okay, array formula allows use of arrays in non-array functions. अच्छा, ASC converts full width ASCII and आगे कटान का पता नहीं क्या उनसे कैरेक्टर्स, एनीवेज। तो एसिन इनवर्स साइन ऑफ अ वैल्यू, यू सी। तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि आपको अगर आप तमाम देखना चाहें, आप एरे के देखना चाहें, आप यहाँ एरे के देख लें, ठीक है, जहाँ पे आप पॉइंटर लेके जाएंगे वो आपको बताता है जाएगा कि फंक्शन करता है क्या है। आपको फॉर एग्जांपल इसका मजीद यूजेज समझना है। देखिए मैप क्या है जी, मैप्स ईच वैल्यू इन द गिवन एरे टू अ न्यू वैल्यू। अच्छा आप क्या कहते हैं, मुझे मैप का फंक्शन मुझे नहीं पता, तो क्या करना है हमने, बड़ा सिंपल है। आप कहेंगे कि मैप फंक्शन
इन गूगल शीट। ठीक है, गूगल शीट में मैप फंक्शन क्या करता है, अभी मैप फंक्शन आ जाएगा कि हाउ टू यूज मैप फंक्शन इन गूगल सर्च और सॉरी गूगल शीट्स, और फिर क्या करेगा, टाइप इज इक्वल टू मैप और गो टू इंसर्ट फंक्शन अरे मैप, पहला तरीका उसमें लगाना कैसे, फिर चूज अ रेंज दैट इंक्लूड्स इनपुट वैल्यूज, देन फिर क्या कहता है, इंटर अ लैम्डा फंक्शन विद प्लेस होल्डर्स एंड लॉजिक एंड इंटर द प्रेस एंटर की, इंटर द प्रेस की नहीं है, आगे मेरी इंग्लिश बड़ी कमजोर हो रही है। एनीवेज, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये चीजें किस तरह से हैं। सो यू कैन लर्न एनी फंक्शन एनी टाइम। आपको अब ये आप समझ आएगा कि आप इसको सीख कैसे सकते हैं। ठीक है, मजे की बात ये कि यहाँ फंक्शन आपने ना, अगर आप इस पे कमांड हासिल करना चाहते हैं तो आई वुड अर्ज यू ऑल कि एट लीस्ट इसके ना डेट के फंक्शन आपको आने हो, ताकि आप डेट्स के साथ मैनिपुलेट कर सकें। ठीक है, इंजीनियरिंग आपका सब्जेक्ट नहीं है, जो लोग इंजीनियर्स हैं उनके लिए है। ठीक है, आप फिल्टर, सॉर्ट एंड और ये कर सकें, यूनिक इनको यूज कर सके। फाइनेंशियल्स, ये सबसे ज्यादा, जब भी आपको क्लाइंट काम लेगा ना, बिजनेस रिलेटेड होगा, तो फाइनेंशियल फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है, ये आप सबने देखने हैं, बड़े मुश्किल हैं, मुझे भी सारे नहीं आते क्योंकि मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। तो भाई यहाँ पे आऊंगा, इन फॉर्मूलों को देखूंगा और या तो मैं रेलेवेंट गूगल से सर्च करूँ गूगल शीट के अंदर इस काम के लिए क्या फॉर्मूला है, या फिर ये देखूंगा इस फॉर्मूले का क्या मतलब है गूगल शीट के अंदर। तो जैसे भी हमने मैप को देखा तो वहां ऐसे देख सकते हैं, इनका सैंपल यूज केस भी देख सकते हैं, उसको एक दफा पुट करके यूज करके भी देख सकते हैं, और इससे कुछ खराब नहीं होता। ठीक है, अगर ऐसा लगे कि ओरिजिनल डाटा इससे खराब हो जाएगा तो ओरिजिनल डाटा कॉपी करके एक और कॉपी बना ले, नीचे शीट के अंदर एक इजाफी शीट ऐड करके इसी वर्क बुक के अंदर। अच्छा मजे की बात, ये सारी वर्क बुक होती है और ये इसमें शीट्स होती हैं वर्क बुक के अंदर, तो आप एक शीट आप मल्टीपल शीट्स भी ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड सेकंड, यू कैन ऐड थर्ड, किसी फिर इनका नाम भी चेंज कर सकते हैं, डबल क्लिक करें इसका नाम चेंज कर दें। ठीक है, और इस तरह से आप इनके नाम चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी के रिक्वायर्ड नेम्स रखें इनके। बाकी सारे ऑप्शंस वही हैं जो बाकी तमाम चीज़ों में है। दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मैंने जानबूझ के आपको सोचा कि पहले ही बता दी जाए। आप इनके व्यूज बना सकते हैं। ठीक है, क्रिएट न्यू फिल्टर व्यू, और आप उनको एक तरह का डाटा पड़ा उसका न्यू व्यू बना के उसको आप यहाँ यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, आप यहाँ चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, कमेंट्स डाल सकते हैं, लिंक्स ऐड कर सकते हैं, और ये समेशन की जो फंक्शंस है ना, ये अदरवाइज यहाँ से आप सारे देख सकते हैं। ये बिल्कुल फ्रंट पे इन्होंने रखे हुए हैं ये, वैसे अदरवाइज मैं आपको जानबूझ के दिखा रहे थे कि हम यहाँ से इसको गेट कर रहे होंगे इंसर्ट के इधर से। सो आई थिंक वी आर ऑल क्लियर अबाउट इट। सब गूगल के कुछ हैं, ठीक है, एरे फॉर्मूला और ये सारी चीज़ें, इमेज क्यूरी, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ आप डाल सकते हैं। इन्फो से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। लॉजिकल हैं कुछ ऑपरेटर्स, ये जो प्रोग्रामर्स हैं ये इसको बहुत जल्दी समझते हैं, वरना यानी इफ एल्स आप कर सकते हैं कि अगर ये चीज़ है तो ये कर दो, ये है तो ये कर दो। इफ एल्स जो आप प्रोग्रामिंग करते हैं सारी की सारी यहाँ यूज हो सकती है। नॉट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, और कर सकते हैं, केसेस लगा के मुख्तलिफ तरह का काम कर सकते हैं। लुकअप के बड़े इसमें अच्छे फंक्शंस होते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैथ के फंक्शंस जो आपको अक्सर तंग करते हैं, तो मैथ के बहुत जबरदस्त तरह के काम यहाँ से डिफरेंट फार्मूलाज के थ्रू कर सकते हैं। हमने अभी तक सिर्फ सम का फंक्शंस देखा जो बहुत आसान था मेरे लिए आपको बताना भी समझाना भी। ठीक है, फिर ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, पार्सर हैं कुछ यहाँ, कन्वर्ट टू डेट टू डॉलर, ये पार्सर फंक्शंस जो होते हैं। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस जो स्टैट के लोग बैठे हैं, डाटा एनालिटिक्स और डाटा एनालिसिस का जब भी काम आएगा किसी भी एक्सेल शीट के ऊपर, तो भाई वो ये फंक्शंस यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, ये सारे फंक्शंस ये आपके लिए समझ लें कि ब्रेड एंड बटर है। तो जो बंदा इससे कमाना चाहता है वो ये चीज़ें सीख ले, उसके लिए बड़ी अयाशी है यहाँ। ठीक है, इस तरह से कोई बंदा टेक्स्ट रिलेटेड काम करवाना चाहता है एक्सेल शीट पे, तो वो ये सारे टूल्स उसके लिए हैं। और इसमें अगर वेब का कुछ ऐड करना है तो ये चीज़ें हैं सारी आपके लिए। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये फंक्शंस यानी एक्सेल शीट के अंदर मेरे से पूछेंगे ना कि यार अगर कोई एक चीज़ मैंने एक्सेल शीट में क्या सीखूँ, तो मैं कहूँगा बेटा फंक्शन सीख लो एक्सेल शीट की, बस। यानी अब इतने इस समझ लें इन फंक्शन की इतनी इंपॉर्टेंस है, आपको अदरवाइज आने चाहिए, चाहे आपका काम हो ना हो, जिंदगी में कभी इस्तेमाल करने हो ना करने हो। ऐसे सारे याद ऑब्वियसली हर कोई आप में से नहीं कर सकेगा, मुझे आज तक नहीं हुए, तो आपको मैं कैसे कहूँ कि आप सारे इसको याद करें। मैं याद करने का नहीं कह रहा, प्लीज माइंड माय वर्ड्स। मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, और अगर मैंने इस्तेमाल करनी है तो कैसे इस्तेमाल करनी है, और मैं उसको कब और कैसे पिक कर सकता हूँ वहां से। मेक सेंस एवरीवन? यानी आपको ये पता हो कि मेरी यहाँ कहाँ में लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाने पता हो कहाँ पे पड़े हैं। अच्छा नहीं पता, नहीं याद, गूगल पे सर्च करना एटलीस्ट आता हो, ये पता हो कि हो सकता है मेरे से। ऐसा ना हो बंदे कॉन्फिडेंट हो गए कहीं कि मैं इतना मतलब फारिग वेला और निकम्मा हूँ कि मेरे से हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकती, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यू ऑल शुड बी कॉन्फिडेंट एनफ कि यार काम करना पड़ जाए ना, गले पड़ गया अगर काम, तो मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, इट्स नॉट अ बिग डील। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आपको ना कुछ ऐसी बनी बनाई ना सैंपल शीट्स दिखाता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, यार आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाए कि लोग किस तरह काम करते हैं। आमतौर पर जब मैं शीट्स बनाता हूँ मेरा काफी कुछ पर्सनल चीजें भी चले आप लोगों के पास आ जाएंगी, कोई मसला नहीं यार।
सीखें। अब देखें 65 डेज CSS प्रिपरेशन प्लान हमने बनाया था, मेरे पास जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे उनके लिए, जो तो आपको ना वो दिखाते हैं अब। वाह क्या बात है, ये हमने दिखाया जी इंडेक्स ये है, ये जी मार्च 28 2022 से हम कहानी शुरू करेंगे और ये कैसे कैसे चल रहा होगा, इस्लामियात, करंट अफेयर, पाक अफेयर। हमने बताया हुआ था कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट को 8 बजे से 4 बजे तक 6 घंटे देंगे सब। फिर क्या जी 2 आवर्स का ये दरमियान में टाइम है, इसमें क्या कर रहे होंगे, आर्टिकल रीडिंग करनी है 1 घंटा डेली। फिर जो है ना मजीद क्या करेंगे, कंपलसरी पोर्शन पाक अफेयर, करंट अफेयर, वोकैब और ये सारी चीज़ें। इसमें हम सर्च एंड राइट अप का टाइम इतना है, डिस्कशन का ये टाइम है। डेली रेट्रोस्पेक्टिव हमारी रात को होती थी 11 बजे, मेरे पास टाइम ही था, लेट नाइट हुआ करता था, मैं तब इंजीनियरिंग कर रहा था खुद भी उन दिनों भी। तो ये हमने कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैंने एसेस उन सबको लिखवाए थे। और आप देखें क्या है, स्टेटस ऑफ वुमेन, जेंडर बेस्ड क्राइम्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, ह्यूमन राइट्स, रोल ऑफ मीडिया टू इम्प्रूव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, poverty breeds crime, governance is structure in Islam, issues and challenges of local governance, administrative reform in Pakistan. There's hell enough. और बाकी एंड में फिर हम जिस तरह कुछ इनके एग्जाम्स हो रहे हैं रखे हुए, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। और ये भी प्लान है। फिर हमने कुछ रूटीन की चीज़ें बनाई, 7 वीक रूटीन और ये सारा। फिर लॉगिंग आवर्स हमने बनाए, ठीक है जी, स्टूडेंट्स के नाम पढ़े हुए हैं। फिर हमने कुछ और शीट्स ऐसे इजाफी बनाई हुई हैं। कुछ रमज़ान शरीफ में हम काम जब कर रहे थे तो उसकी एक रूटीन बनाई थी, अब वो मैंने डिलीट कर दी आई थिंक। अच्छा ऑप्शनल्स की भी नहीं बनाई। यू सी देयर आर मल्टीपल शीट्स डाउन देयर, और हम फिर हर एक के ऊपर ना डिफरेंट तरह की चीज़ें यहाँ कर रहे थे। तो इन शॉर्ट देयर इज अ लॉट, हेल इनफ जो आप कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा एक और सैम्पल शीट आपको दिखाता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि आपको आइडिया हो कि यार दुनिया कैसे चल रही है, दुनिया कैसे काम करती है। ये हमने ना SNS जाइंट्स के एक्सप्रेशन एंड लीडरशिप के ये तो फॉर्म के रिस्पॉन्सेज हैं यहाँ पे। चलिए टॉप AI टूल्स की मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने शीट बनाई जी, ये रिसेंटली बनाई है मैंने, रेफरेंस नंबर, टूल नेम, टूल के डिस्क्रिप्शन और टूल का लिंक। और इसमें मैंने कितने टूल सेलेक्ट किए हुए हैं, आई थिंक ये लिस्ट में 56 और प्लस ये 3-4 हैं, तो अराउंड 60 टूल्स मैंने यहाँ सेलेक्ट किए हैं, ये एक छोड़ के 59 टूल्स। और ये AI बेस्ड टूल्स हैं जो कोई भी काम आपको ना बहुत आसान कर देते हैं। अभी मैं इसका अपने पास सेव रखना चाहता हूँ कि जब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत हो मैं वो AI बेस्ड टूल यूज़ करूँ और मैं अपना काम कर लूँ। बट इनमें से अक्सरियत पेड है, फ्री कोई नहीं है। तो इसलिए जो है ना वो मैं आमतौर पर किसी को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि पेड है ना तो हम गरीब लोग हैं, पैसे कहाँ भर सकते हैं। तो ट्रायल होता है हफ्ते का, 4-5 दिन का, बहुत वैसे ख़त्म हो जाता है। तो कुछ होना कि चलो कुछ एक लिमिट तक फ्री करने के बाद में पैसे मांगे, ये लोग स्टार्ट से पैसा मांगना शुरू कर देते हैं इनमें से अक्सरियत। तो इसलिए फिर मैं ज़्यादातर ये रिकमेंड नहीं करता किसी को। तो यू सी देयर इज हेल इनफ। तो इस तरह से आप एक्सेल शीट से काम कर सकते हैं। अच्छा एक और शीट आपको दिखाऊं, उसके बाद फिर हम दूसरी तरफ जाते हैं। मैंने चार्ट्स कहाँ बनाए हुए हैं, चार्ट्स या चलें ये एक्टिविटी टेम्पलेट्स आपको दिखाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। जब मैं गूगल से सर्टिफिकेशन कर रहा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो वहाँ पे हम कुछ सॉस एंड स्पून प्रोजेक्ट टाइप छोटी मोटी एक्टिविटी थे, हम ये करते होते थे। तो यू सी अब ये यहाँ पे हमने इसके बनाया हुआ है गैंट चार्ट्स टाइप, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चीज़ें कैसे चल रही होती हैं। एज अ सैम्पल आप इसको देख लें कि क्या चल रहा है जी। यहाँ पे टास्क बनाए हुए, माइलस्टोन 1 इंस्टॉल द टैबलेट्स एंड वायरिंग सिस्टम, इसमें क्या क्या होंगे टास्क ये सारे यहाँ लिख दिए। माइलस्टोन 2 टेस्ट द मेन्यू सिस्टम, उसकी सारी डिटेल यहाँ लिख दी। माइलस्टोन 3 टेस्ट द रिजल्ट ऑफ टैबलेट रोल आउट ट्रेनिंग, और ये 3 ही हमारे इसमें माइलस्टोन अभी हमने ऐड किए थे। फिर हमने क्या किया, इसमें हमने कुछ नोट्स डाले, और नोट्स डालने के बाद हमने क्या किया कि फेज़ 1 वीक 1 2 3, अच्छा फेज़ 2 फेज़ 3 फेज़ 4, और ये पूरी हमने इसमें कहानी की हुई है इसी। और हमने किस तरह से इनको जोड़ा हुआ है। वहाँ पे तो सेल बहुत बड़े बड़े हैं ना, कुछ सेल देखें बहुत बड़े हमने किए हैं, कुछ सेल बहुत छोटे किए हुए हैं। यहाँ पे हमने सेल्स को मर्ज किया हुआ है, कितने सारे सेल्स को, इसी पूरी लाइन को। और यहाँ पे हमने मतलब ऊपर से 2 रोज और कितना मतलब इसको बड़ा किया हुआ है। इधर भी हमने 3 रोज को इस सेल्स को यहाँ मर्ज किया हुआ है, ठीक है। टास्क नोट्स हेडिंग्स बनाई हुई है। एंड देन फिर हमने क्या किया हुआ है, आप देखें यहाँ तक हमने रोज को फ्रीज किया हुआ है। देखिए मैं नीचे वाली जब मैं स्क्रॉल करता हूँ ना ऊपर जाती हैं, लेकिन जब ऊपर वाली तो आपने देखा ना फिक्स खड़ी हुई है। तो आप इस तरह इन रोज को ना वो भी कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। कैसे करते हैं, फिर रो पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक हो ही नहीं रहा, एनीवेज। तो अच्छा राइट क्लिक इसलिए ना क्योंकि तीनों ना मर्ज हुई पड़ी हैं, तो शायद इस वजह से। एनीवेज अब अगर अच्छा मसला ये है मुझे व्यू ओनली एक्सेस है, देख रहे हैं, तो इस वजह से इसको ना ये इशू कर रहा है मुझे। अच्छा अगर मैं यही चीज़ आपको ना समझाना चाहता हूँ किसी एडिटर उसके साथ,
चलें कोई एक और आपको दिखा देते हैं इसी बहाने, जो मैंने खुद बनाई है एडिटर एक्सेस के साथ, ये मेरी व्यूअर एक्सेस के साथ थी। वांट बाय एनीबॉडी, ये एक देख लेते हैं। So I cannot share it, but you see, आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि दुनिया में लोग किस तरह की शीट्स बनाते हैं। ये this is not, I think, is this owned by me? Let me just check. So no, फिरोज सोमरा is the owner, और मेरे साथ ये एडिटर एक्सेस के साथ शेयर्ड है। तो ऑन सम प्रोजेक्ट ये हमें दी गई थी। अच्छा आप देखें इसमें क्या चल रहा है कि इसने यहाँ पे अपना लोगो वगैरह ऐड किया, और पीछे देख रहे हैं सबको उसने डिफरेंट सेल्स को मर्ज किया हुआ है, यहाँ मर्जर लगाया हुआ है, इनके वो नज़र भी नहीं आ रही हमें लाइंस जिसकी हैं, इसने ज़बरदस्त उसको बनाया हुआ है। यहाँ पे ये ऐसे लगे जैसे चार्ट हो, फील ही नहीं आ रही इस तरह से ये एक्सेल शीट के अंदर ये काम हुआ है। यू सी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हाइड वर्डिंग, ये और इस तरह से सेट कीजिए बी को, ये सारा कुछ कैलोरीज का हिसाब किताब, इस तरह से चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ठीक है। और ये पूरा इसमें फार्मूलाज वगैरह में खासे लगे हुए हैं, ये जो एवरेज निकली पड़ी है। यू सी इफ काउंटा E26 कॉलन K26 अगर ये हो इज इक्वल टू 0, फिर क्या करो, ये चीज़ कर दो, नहीं तो एवरेज ऑफ दिस कर दो। इसी फार्मूलाज लगे हुए हैं। तो यानी दुनिया इसमें बहुत कुछ कर रही है, और ये प्रोफेशनल काम है, जो भी आप देख रहे हैं ये प्रो काम है, इसके पैसे मिलते हैं, ये जो भी आप देख रहे हैं काम, ठीक है। फी सबीलिल्लाह मतलब ये चीज़ नहीं होती, इसके पैसे हैं, इस तरह के काम के पैसे हैं। तो आप लोगों में हिम्मत है तो सीखें, इस लेवल का काम करें, अच्छा काम जान मारें, जो आपको अच्छा उस्ताद मिल जाए, अपना काम करके दिखाएं, इवेल्युएट करवाएं लोगों से, जो कोई रेलेवेंट उस्ताद आपको मिले। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता रहा था वो थी कि भाई रोज को फ्रीज करना, राइट क्लिक करके, ये नीचे है व्यू मोर रो एक्शन, देख रहे हैं, और ये राइट साइड पे इसने लिखा हुआ है कि फिर इसमें से निकलिए सबसे आखिरी एंड देन सबसे पहला, फ्रीज अप टू रो 7, देख रहे हैं, एवरीवन क्लियर। किसी भी रो पे जाकर उसको राइट क्लिक करें, तमाम ऑप्शन आ जाएंगे, रो के सबसे आखिर में जाएं, व्यू मोर रो एक्शंस, और उस पे सबसे पहला आता है ना वो होता है फ्रीज अप टू रो, वो जो भी रो नंबर होगा। तो इसको अगर आप क्लिक कर देते हैं तो क्या होगा, अब यहाँ तक उसने फिक्स कर दिया, देख रहे हैं, अब ये फिक्स हो गया, नीचे वाला स्क्रॉल हो रहा है। तो किसी को नहीं पता था, चलो इसको भी आइडिया हो गया। और मैं इसको खत्म करना चाहूँ तो इसको मैं अनफ्रीज कर देता हूँ रोज को, ठीक है। अब मैंने अनफ्रीज कर दिया, अब वैसा नहीं होगा, सारा स्क्रॉल हो रहा है, यू सी। तो इस तरह आप एक एक्सेल शीट के अंदर हेडर्स भी डाल सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। बहुत ज़्यादा एक्सेल शीट के बारे में आपको चीज़ें बता दी हैं, और काफ़ी कुछ अपने पर्सनल चीज़ें भी दिखा दी हैं। बाकी यही है कि अब आप में से जिसको अर्ज होगी एक्सेल शीट सीखने की, अब उसके लिए सीखना मुश्किल नहीं है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑब्वियस कि अगर आप प्रो लेवल पे काम करना चाहते हैं, उससे कमाना चाहते हैं, तो फिर इस पर आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट, टाइम और चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। इट्स नॉट अ वन डे एक्टिविटी, बट यस एक माह के अंदर कोई भी शख्स गूगल डॉक्स या एक्सेल शीट इस तरह के काम सीख के अच्छे से करके उससे 4 पैसे बनाने के काबिल हो जाता है। बाकी रिस्क में जाने पे अल्लाह। तो दिस इज इट जी। आज जो है हमारा एक्सेल शीट के ऊपर या गूगल शीट के ऊपर जो गपशप थी काफ़ी हद तक हो गई। कुछ चीज़ें से मैंने नहीं शेयर की आपके साथ, मिसाल के तौर पर एक्सटेंशन, आपको पता है एड ऑन्स कैसे ऐड करते हैं, मैक्रोज, ऐड स्क्रिप्ट, ठीक है, ऐप शीट वगैरह, इस तरह की चीज़ें मैंने जानबूझ के नहीं कि आप ये खुद कर सकते हैं, ठीक है। हेल्प आप खुद यहाँ से ढूंढ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की, वो इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और चीज़ें अवेलेबल की हुई है इस हेल्प के अंदर। टूल्स के अंदर आपको पता है आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स देख सकते हैं, आप इससे रिलेटेड फॉर्म बना सकते हैं, आप ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। नोटिफिकेशन की सेटिंग्स ऐड कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड देख सकते हैं। डाटा के ऊपर यहाँ मजे के टूल है, ठीक है। आप शीट को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप रेंज कर सकते हैं इसको, आप एक फिल्टर बना सकते हैं, ठीक है। फिल्टर के व्यूज, ऐड अ स्लाइसर, ये नई में ऐड हुआ है, ठीक है। नेम्ड फंक्शन यहाँ कर सकते हैं आप, नेम्ड रेंजेस कर सकते हैं, प्रोटेक्ट शीट्स एंड रेंजेस, यानी शीट कैसा भी हो सकता है, स्पेसिफिक हिस्सा या स्पेसिफिक पोर्शन आप प्रोटेक्ट कर देंगे। वैसे तो पब्लिक है, शेयर्ड है सबके साथ, लेकिन ये वाला एरिया ना चेंज हो सकता है ना कोई उसको देख सके, तो आप इस पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ को, एडिटेबल एक्सेस से कोई उसको चेंज ना कर सके। तो ऐसा एरिया हो सकता है जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर या जो हेड है वो सिर्फ यूज करे, तो वो यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। देयर इज अ लॉट डाटा कनेक्टर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कनेक्ट टू बिग क्यूरी वगैरह। ये अगेन जो डेटाबेस का नॉलेज जानते हैं वो ये इसको समझते हैं, तो जस्ट ऐड के लोग जो डाटा एनालिटिक्स और इस तरफ मूव करना चाहते हैं।
ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करें, यू आर गोइंग टू एंजॉय, टेल यू, शेयर करना तो सबको आता है, इट इज़ प्रोटेक्टेड राइट नाउ। और दैट्स ऑल फॉर नाउ, हम इसको भेजते हैं, मूव टू ट्रैश और go to sheet home screen and we're done with this. So that's all for now for Excel Google Sheets. और आई होप कि आप सबको बेसिक अंडरस्टैंडिंग गूगल शीट क्या जा चुकी है और आपने एटलीस्ट एक्सप्लोर कर लिया एक दफ़ा थोड़ा सा टाइम लगा के कि गूगल शीट होती क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है और आप ज़िंदगी में इसको कैसे यूज़ कर सकेंगे। ऑल गुड, किसी का कोई सवाल तो अभी लिख सकते हैं ताकि मैं इधर ही आंसर कर दूं, नहीं तो हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जा रहे हैं एंड देन आई विल एड्रेस योर क्वेश्चंस एट द एंड इफ यू हैव एनी। नो क्वेश्चंस? ओके ग्रेट, नो इश्यूज, लेट्स मूव ऑन। ये आपका बेसिक टास्क है, ये आप इसको जरूर परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है। आपने गूगल शीट क्रिएट करनी है और जितने हमारे प्रोग्राम में आज तक आपने टॉपिक सीखे हैं इनको ज़रूर उसमें ऐड कीजिएगा, ठीक है। गूगल शीट और एक्सेल में ज़्यादा अच्छा कौन सा है? देखिए दोनों ही अच्छे हैं यार, दोनों मुफ्त हैं आपके लिए और मज़े की बात ये दोनों ही आपका काम कर देते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो एक्सेल शीट है ना उसका जो ऑनलाइन वर्जन है ना वो पेड है, जो उनका है ना माइक्रोसॉफ्ट 365, जो आप यानी जिस तरह गूगल का है ना, ये भी जो हम ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हैं, मेरे लैपटॉप पे भी मेरे ऑन है, मेरे सिस्टम पे भी ऑन है, मेरे मोबाइल में भी ऑन है, हर जगह ऑन है। अगर ये वाली फंक्शनलिटी आप एमएस एक्सेल की चाह रहे हैं ना, पावर पॉइंट और सारी उनके जो प्रोडक्ट्स उनको आप एक ऐसा क्लाउड प्रोडक्ट उनको एक्सेस करना चाहते हैं तो वो कभी पेड के बगैर आप कर नहीं सकते। आप सिस्टम में क्रैक तो कहीं ना कहीं से इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन कैसे आप करेंगे? तो वो तो पेड उनका है ना प्रोडक्ट, उसमें खैर फीचर ज़्यादा हैं एक्सेल के अंदर, इससे भी ज़्यादा फीचर्स हैं, ठीक है। लेकिन ये जो गूगल शीट है ये बेसिक है, लेकिन ये बुनियादी काम सारे कर देता है जो बेसिक लेवल का होता है। बहुत प्रो लेवल आपने भी नहीं करना, जब करना हो तो पैसे फिर इंसान में इतनी होती है, आप पे भी कर सकते हैं, फिर बेशक आप तब एक्सेल शीट में मूव कर जाइएगा। मजे की बात ये दोनों रेप्लिका है एक दूसरे का, कलर मतलब नजर आना, हर चीज़ दोनों की मिलती जुलती है, दोनों के वो कीवर्ड फंक्शंस हर चीज़ सेम है, तो इस वजह से ना बड़ी आसानी होती है, आप दोनों के दरमियान स्विच करते रहते हैं, दोनों भी काम करना पड़ता है ज़िंदगी में आपको। कभी कभार ऐसा भी होगा क्लाइंट कहेगा कि मेरा अपना ही अकाउंट है, तुम इस पर लॉग इन करो, इस पर काम करके दो मुझे, वो डे ना आपको एक्सेल शीट की एक्सेस हो जाएगी, ऑनलाइन भी उसी की शीट्स को आप एक्सेस कर रहे होंगे, पावर उसी का है उसके मतलब उसी अकाउंट के साथ माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हो। इनकेस अगर उसका ऐसा सीन नहीं होगा तो बस काम करके दे दो, कहीं से भी करके दे दो, और मुझे लेकिन एक्सेल शीट में मुझे रिजल्ट चाहिए, तो गुड इनफ आप गूगल शीट पर डिज़ाइन कर लें और डॉट एक्सेल एस के अंदर उस चीज़ को डाउनलोड करके उसे शेयर कर दें। जी ये मेडिकल के अंदर भी यूज़ होती है, लॉयर्स भी इसको यूज़ करते हैं, ये हर तरह के दफ्तर में, रिटेल, ई कॉमर्स, ये हर जगह पे यूज़ होती है। ऐसा नहीं है, एक्सेल शीट तो भाई ये ऑफिस का प्रोडक्ट है ना, तो जहाँ जहाँ ऑफिस है वहाँ वहाँ यूज होगा। आप टीचर हैं, आप बच्चों के ग्रेड्स मेंटेन करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। आप घर का खर्च चलाते हैं, आप घर का एक्सपेंसेस मेंटेन करने के लिए इसको यूज कर रहे हो, मैंने यूज कैसे, इसके तो बहुत जेनेरिक प्रोडक्ट है ये इससे जान नहीं छूटती, इसलिए इसका काम भी कभी नहीं खत्म होने वाला, ये भी अभी से आपको बता रहा हूँ। अगर आप मुझे ऐसा समझ रहे हैं कि एआई आगे इसको भी खा पी जाएगी, इसको नहीं खा सकती, क्योंकि इंसान की कुछ रिकरिंग चीजें वो वही रहनी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ ये ज़रूर होगा, एआई हमें असिस्ट करेगी ये काम को हेक्टिक से आसान बनाने में, बट ये रहेंगी इंशाल्लाह, आप देखिएगा जी। तो सॉफ्ट स्किल्स एज यू ऑल नो, सो लेट्स मूव ऑन एंड रीड आउट रकू फ्रॉम होली कुरान, एक सेक्शन फ्रॉम सूरह बकरा, द काउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Surely those who believe and those who are Jews। अब देखें इसका मतलब ये हुआ कि ज्यूज जो है ना वो बिलीव नहीं रखते, ये तब की जब बात हो रही है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो चल रही है ना। एंड द क्रिश्चियंस, मतलब क्रिश्चियंस बिलीवर्स में से नहीं है, एंड द सैबियंस, ठीक है क्या, whoever believes in Allah and the last day and does good, the last day का मतलब समझते हैं सब, यानी रोज़े आखिरत, and does good, ठीक है, they shall have their reward from their Lord and there is no fear for them nor shall they grieve। ठीक है जी, ना कोई गम है और ना उनके लिए कोई खौफ है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ऐसे ही है। And when we took a promise from you and lifted the mountain over you, take hold of the law, that is Torah, we have given you with firmness and bear in mind what is in it, so that you may guard against evil. Then you turned back after that, so were it not for the grace of Allah and His mercy on you,
you would certainly have been among the losers. And certainly you have known those among you who exceeded the limits of the Sabbath. So we said to them, be as apes, despised and hated. आपको पता है ये ज्यूस को यौम सब्त वाली को मतलब कौम कहा जाता है. इनको कहा गया था कि हफ्ते वाले दिन ये सब्त SABBATH सब्त ये वैसे ही उन्होंने एज इट इज लिख दिया है कुरानिक टर्म है, यानी सच इसका मतलब सैटरडे मतलब हफ्ते वाला दिन. और हफ्ता इसलिए क्योंकि उस दिन हुक्म खुदा ये था कि इन्होंने मछलियां नहीं पकड़नी, और होता ये था कि उस दिन मछलियां ज्यादा इनको नजर आती नहीं. तो ये इन्होंने फिर एक अपनी टेक्निक की लड़ाई, जैसे हम लोग ने सूद हलाल करने के लिए लड़ाई है बैंकों से कि भाई आप ये करें कि आप ना दरिया का एक पोर्शन वो कर दें, एक साइड पे गड़ा वो करके ना, तो जैसी मछलियां आएंगी पानी उस तरफ फ्लो कर दो, वहां पे रोक लें इनको. तो उससे क्या होगा, हफ्ते वाले दिन आपने रोकी पकड़े यहाँ पे त्योहार को, जैसे हम सूद के साथ करते हैं मुसलमान. अल्लाह ने कहा मेरे साथ जंग है. हमने कहा नहीं सूद थोड़ी है, हम तो जी हम ये करते हैं, हम चीज लेके उसको दे देते हैं, फिर कहते हैं तुम ओरिजिनल के पैसे देते रहो, रेंट देते रहो. नाम रेंट कर दिया है, कहानी वही है. तो इन्होंने ये यौम सब्त के साथ यही किया था. सो So can you all hear me? I thought you lost my internet connection. Gee, so let's move on. So we made them an example to those who witnessed it and those who came after it, and an admonition to those who guard against evil. And when Musa said to his people, surely Allah commands you that you should sacrifice a cow, they said, do you ridicule us? He said, I seek the protection of Allah from being one of the ignorant. ये वाक़या जिसकी वजह से सूरह को सूरह बकरा कहा जाता है, ये 67 आयत से स्टार्ट हो रहा है. They said, call on your Lord for our sake to make it plain to us what she is. गाय की बात हो रही है, गाय के बारे में मजीद पूछो अल्लाह से किस तरह की हो. Musa said, he says, surely she is a cow, neither advanced in age nor too young, of middle age between that and this. Do therefore what you are commanded. They said, call on your Lord for our sake to make it plain to us what her color is. देखिए जानबूझ के पंगे कर रहे हैं. पहले क्या पूछा, किस कैसी हो, तो अल्लाह ने बताया कि भाई ना बहुत जवान हो ना बहुत बूढ़ी हो, फिर रंग कैसा. Musa said, he says, surely she is a yellow color. Her color is intensely yellow, giving delight to the beholders. They said, call on your Lord for our sake to make it plain to us what she is. For surely to us the cows are all alike, and if Allah please, we shall surely be guided aright. Musa said, he says, surely she is a cow not made submissive, that she should plough the land, nor does she irrigate the tilth, sound, without a blemish in her. They said, now you have brought the truth. So they sacrificed her, though they had not the mind to do it. ये 3 सवालों के बाद अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि तब जाकर उन्होंने सैक्रिफाइस किया, और तो उनके जहन में ऐसा नहीं था. आगे चलते हैं. So let's move on to hadith. The Prophet ﷺ said, whoever has the following 4 characteristics will be pure hypocrite. Last time I think मुनाफिकत की एक थी, अब pure hypocrite की बात हो गई है. And whoever has one of the following 4 characteristics will have one characteristic of hypocrisy unless and until he gives it up. देख लें जी, आप खुद अपने लिए देख लें, अगर आप में है तो आपने इसको खत्म करना है. हुक्म रसूल खुदा है. Whenever he is interested, he betrays. जब भी एतबार किया जाए आप धोखा दें. Whenever he speaks, he tells a lie. जब भी बोलें आपकी जुबान से झूठ निकले. ठीक है. Whenever he makes a covenant, यानी वादा, he proves treacherous. क्या पढ़ेंगे यार इसको?
इसका मतलब होता है कि यानी वो उससे मुआहदे से फिर जाता है। कोवेनेंट होता है जैसे कानून, एक मुआहदा, जब भी आप उसके साथ एक अहद करें, एक मुआहदा करें रिटर्न फॉर्म में, उसको कोवेनेंट कहते हैं, ठीक है। और उससे अहानत को ये लफ्ज यूज करते हैं, ठीक है। वैसे तो ट्रेक्टरस, हाँ आई थिंक यही पढ़ा जाएगा। व्हेनेवर ही क्वेरल्स, जब भी गुस्सा कर जाता है, he behaves in a very imprudent, evil and insulting manner। झगड़ा करता है तो फिर वो कहता है कि मैं कुछ नहीं देखता झगड़ा करते हुए। आपने अक्सर लोगों का देखा होगा, बस तो मुझे गुस्सा आ जाए फिर मुझे कुछ नहीं समझ आता, बड़ा कारनामा कर रहे यार, गुस्सा आ जाए कुछ नहीं समझ आता। एनीवेज, अल्लाह हम सबके लिए आसानी पैदा करे। Sayings of Imam Ali alayhi salam: when this world advances towards anyone with its favors, it attributes to him others' good, and when it turns away from him, it deprives him of his own good। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है कि भाई जब अल्लाह ताला की तरफ से इस दुनिया की इनायात आप पर बरस रही होती हैं तो ऐसा लगता है कि बाकी सब की अच्छाइयां भी आप में हैं, लेकिन जब आपके ऊपर से वो नेमतें थोड़ा सा डिप्राइव हो जाएं, एक साइड पे हो जाएं, आपसे भाग जाएं, दूर हो जाएं और आप जरा तंगदस्ती के मोड में आ जाएं, तो ऐसा लगता है जैसे आपकी अपनी अच्छाइयां भी आपके पास नहीं है। अब दुनिया में जो जो इसको एक्सपीरियंस करता है वो इस पर खुद कमेंट कर सकता है कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता। जी, सिर्फ रीडिंग ऑफ द डे, अगर आप इजाजत दें तो आइडियलिज्म इन द एजुकेटिव प्रोसेस। देखो मैं बहुत बड़ा आइडियलिस्ट हूँ, लेकिन आहिस्ता से मुझे समझ आना शुरू किया कि आइडियलिज्म इज नॉट अ गुड सोल्यूशन, ऑल्दो इट इज अ सोल्यूशन बट इज नॉट अ गुड सोल्यूशन। देखते हैं जी, आइडियलिज्म इन द एजुकेटिव प्रोसेस। द वर्ल्ड ऑफ आइडियलिज्म इज बिगर देन द वर्ल्ड ऑफ रियलिज्म। आप समझ रहे हैं? अब ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियलिज्म और रियलिज्म। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 1 मिनट आपको ये बेसिक सी बात बताना चाहता हूँ कि आइडियलिज्म ये होता है कि आप एक चीज को उसके परफेक्शन की हद तक ना उस पर बिलीव रखें, उसको सोचना शुरू कर दें या एक्सपेक्ट करें, ठीक है। तो इसको कहते हैं आइडियलिज्म। तो आइडियलिज्म वाले ना ये इसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्ट भी होते हैं, ये ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं, यानी ये बड़े उसको देख रहे होते हैं कि बिग बॉल एक तरह से इनके सामने होती है, इनके सामने बड़ा चैलेंज होता है, या ये बड़े कॉन्सेप्ट पे बिलीव रख रहे होते हैं, या इनके लिए ना हर चीज में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, जो आइडियलिस्ट होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो रियलिस्ट होते हैं ना, ये कहते हैं यार, मतलब वो पहले इवैल्यूएट करते हैं चीज होगी या नहीं होगी, उनको थोड़ा सा भी शक व शुबा नजर आएगा नहीं होगी, दे स्टार्ट बीइंग यू नो अ स्टेप बैक, हो सकता है वो हो जाती, लेकिन वो फिर उस पर एफर्ट ही नहीं करते। तो दे आर रियलिस्ट, दे बिलीव इन रियलिज्म। रियलिज्म मतलब उनको ये लग रहा होता है कि, जैसे आप इसको जरूर सर्च कीजिएगा, मैं सिर्फ समझाने का तक बहुत सादा अल्फाज में कह रहा हूँ, टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, कि रियलिज्म है कि भाई आप समझेंगे यार ये रियलिटी में पॉसिबल है, कॉमन 5 सेंसेस में बात समझ आती है, इन इन चीजों को फैक्ट एंड फिगर्स को कंसीडर करते हुए, इफ यस ओके गुड इनफ, इफ नो आप उसको छोड़ देते हैं। आइडियलिज्म ऐसा नहीं होता। आइडियलिज्म कहता है यार 10 में से 1 भी चांस है ना हो जाएगा, लेट्स डू इट, वो इस तरह सोचता है आइडियलिज्म, ठीक है। तो कहता है द वर्ल्ड ऑफ आइडियलिज्म, क्योंकि वो 10 में से 1 भी अपॉर्चुनिटी जिसको मिलेगी उसको ग्रैब करेगा, ठीक है। जो है ना तो मतलब जो फियर ढूंढ रहा है हर अपॉर्चुनिटी में से, वो तो रियलिस्ट है ना। तो द वर्ल्ड ऑफ आइडियलिज्म इज बिगर, ठीक है। तो जो बंदा आप में से आइडियलिज्म की तरफ होगा, जैसे मैं हूँ, तो उसको हर जगह पे ना कोई चीज अच्छी नजर आ रही हो, कुछ ना कुछ, वो एक उसको एक जगह उसको फेल करेंगे, सब मिल गए, वो एक कदम और निकल जाएगा, उसको फिर पंगा लेंगे लोग, उसको तंग करेंगे, उसको बातें करेंगे, मजाक बनाएंगे, कुछ और करेंगे, वो इतना बड़ा चैलेंज बनाएगा, लोग उसको चैलेंज सुन के हंसना शुरू कर देंगे। लेकिन मतलब वो फिर आइडियलिस्ट कैसा होता है, उसमें आपको एक और डेफिनेशन देता हूँ। उस्ताद साहब कहते होते थे कि आइडियलिस्ट बंदा इतना बड़ा टारगेट रखता है कि अगर वो फेल भी हो जाता है ना, तो रियलिस्ट बंदे की सक्सेस से ऊपर फेल होता है। आई विश मैं बात समझाता हूँ आपको। यानी जो आइडियलिस्ट बंदा होता है ना, वर्ल्ड ऑफ आइडियलिज्म, वो इतना बड़ा अपने लिए टारगेट सेट कर लेता है कि उसको भी पता होता है मेरे से नहीं हो सकना, ठीक है, बट हो जाए तो फिर क्या ही बात है, जान उसके लिए मारता है वो, कि मैं इतना बड़ा टारगेट सेट करूं उसके लिए जान मारूं, और फिर अगर वो कर ले तो क्या ही बात है। फॉर एग्जाम्पल फेल भी हो जाए तो वो जो रियलिस्ट बंदा होता है ना, उसकी सक्सेस से ऊपर ही फेल होता है, वो इतना उसका हैवी टारगेट होता है। तो इसलिए कह रहा हूं द वर्ल्ड ऑफ आइडियलिज्म इज बिगर देन द वर्ल्ड ऑफ रियलिज्म। आइडिया इज एज रियल एज एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आइडिया है ना, जैसे अभी हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में इस तरह की कंपनीज बनाएं जहां पे एम्प्लॉइज एज अ पार्टनर वर्क करें, इंस्टेड ऑफ कि वो वेज वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं, जैसे आजकल चल रहा है, या वेज वर्कर भी हो तो वेज वर्कर प्लस पार्टनर्स हो,
क्योंकि आप एक सिक्योरिटी गार्ड को, एक सीईओ को एक जैसी तनख्वाह नहीं दे सकते उनकी क्वालिफिकेशन और बाकी चीज़ों के मुताबिक। अनटिल अनलेस दे हैव इक्वल क्वालिफिकेशन, फिर तो वेज भी इक्वल होगी और पार्टनरशिप इक्वल ठीक रहती है, या एक ही तरह का काम एक ही लेवल का कर रहे हो तो। बट अगर उसमें सेग्रीगेशन हो तो फिर ये कि वेज वर्कर प्लस पार्टनरशिप, ठीक है। तो मैं भी इस तरह के आइडियाज पे बिलीव रखता हूँ। तो दिस इज एन आइडिया, और आइडिया इट्स जस्ट लाइक एज ए मटेरियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वी नेवर नो, ठीक है। हमारा फ्रीलांस पार्टनर प्रोग्राम इसी की एक कड़ी है, इसी सिलसिले की। इस तरह की हम चाहते हैं कि हम इसी तरह के ना पार्टनर प्रोग्राम्स के थ्रू हम मल्टीपल कंपनीज यहाँ बनाएं, ठीक है। एक हमारी स्ट्रेटजी और भी थी, $1 मिलियन प्लान के थ्रू बनाई, एक हमारी और स्ट्रेटजी भी थी। देयर आर सो मेनी स्ट्रेटजीज, लेट अस सी, कहीं पे तो हम विन कर ही जाएंगे ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि द वर्ल्ड ऑफ आइडियलिज्म इज बिगर देन द वर्ल्ड ऑफ रियलिज्म, एंड आई वांट यू ऑल, जो मेरी बात सुन रहे हैं, कि यू ऑल मस्ट बी आइडियलिस्ट। जो रियलिस्ट होता है ना, उसके लिए हर जगह पे फेलियर होता है, उसको नजर आना शुरू होता है, मैं इधर फेल कर जाऊंगा, इधर फेल, वो अपने आप पे कॉन्फिडेंट ही नहीं होता, वो रिस्क ही नहीं ले सकता। जब तक रिस्क नहीं लेंगे आप क्या करेंगे। मैं यहाँ कंपनी मुल्तान में ओपन करने लगा, मैं सबने कहा बेवकूफ़ हो, मुल्तान में कौन आ रहा है, यहाँ पे तुम इतना लाखों रुपए लगा के बैठोगे, यहाँ के स्टूडेंट फारिग हैं, यहाँ से तुम्हें ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें क्वालिटी बंदा नहीं मिल रहा, तुम्हें जो है पता नहीं क्या आ गया। सबने कहा, वो सच बोल रहे थे, झूठ नहीं बोल रहे थे। फिर जब हम बैठे तो हमें एहसास भी हुआ कि वो सच कह रहे थे। बट देन आइडियलिस्ट बंदा वो नहीं सोचता, आइडियलिस्ट कहता है कि इस थ्रेट में से मैं अपॉर्चुनिटी निकालने की कोशिश करूँ, एंड ऑब्वियसली वी आर डूइंग दैट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एंड हमें पता है टाइम लगेगा लेकिन कामयाब हो जाएंगे। सो द वर्ल्ड ऑफ आइडियलिज्म इज बिगर देन द वर्ल्ड ऑफ रियलिज्म। आप कहेंगे अपनी शेखियां पे खेल रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, आपके जहन में बात बैठ जाए आज के डेट में, कि द वर्ल्ड ऑफ आइडियलिज्म इज बिगर देन द वर्ल्ड ऑफ realism. Idea is as real as any material object. But the idea encompasses the material, real, spiritual, and transcendental. The idea is broader, bigger, and more comprehensive than what comes to the perception of man through the senses. ठीक है जी? In fact, the idea precedes all perceptions as well as conceptions. The idealist keeps the horizons open. The realist defines the parameters of convenience. ये सारी कहानी की आपको समझ आ गई होगी, ठीक है? The visionaries, the savants, the sages, the saints, the higher poets and scientists are usually idealists. समझ आ रही है सबको? आइंस्टाइन एक आइडियलिस्ट बंदा था, वो जो बात करता था किसी को समझ नहीं आती थी, ठीक है। दादा शाह शम्स तबरेज एक सेंट आदमी, एक आइडियलिस्ट इंसान थे, जो उस वक्त बात करते थे कम ही लोगों को समझ आती थी बड़ी बातें। मौलाना रूम पोएट, ठीक है, इकबाल अपने दौर का बड़ा अच्छा शायर, समझ रहे हैं? The savants, the sages, the saints, higher poets, scientists, they're idealists. आगे, idealism expands man beyond himself and gives him the assurance that the world of material contains him as an organism. Whereas the vastness of idealism makes him the most valuable entity in the universe. All shapes emanate from the sense of man, whereas the real shapes are different. The idealist endeavors to size and visualize the real shapes. If the pupil of the human eye were not circular, the infiniteness of the universe would perhaps contain some measurability. Circularity is infinity. When the ends and starts run into each other, the infiniteness is granted. Idealism seeks to elaborate, comprehend, and convey such phenomena. ठीक है? Meditation is one form of it, and reflection another. Idealism can be accommodated in the educative process in a variety of ways. वो ways क्या है वो आगे पढ़ाएंगे आप, तो जिसने पढ़ना है फिर वो इंशाल्लाह कल ये जब वीडियो अपलोड होगी तो इसकी लिंक स्लाइड में से इसको देख लें. So idealism can be accommodated in the educative process in a variety of ways. That's it. Idealism seeks to comprehend and convey such phenomena. Meditation is one form of it and reflection another. तो पता लगे आज के सेशन के बाद आप सब आइडियलिस्ट बन जाए ताकि आप साइंटिस्ट, पोएट्स, बड़े बड़े लोग बन सके यार. जी, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, टीम वर्क. हम तकरीबन टाइम खत्म कर चुके हैं. इसके ऊपर एक ही मैं बात करना चाहूंगा, दैट इज कि जी 1 होता है, 2 11 होते हैं, 3 18 होते हैं. प्रोफेशनल लाइफ में इसको टीम वर्क और मल्टीपल टेक्निकल वर्ड्स है ना, ये अंग्रेजों की तरफ से हमारे आए हैं, लेकिन हमारे सादा मिसाल है ना, ये इसी टीम वर्क का ही मतलब था
कि भाई फैमिली में जैसे मिल के सब रह रहे हो जॉइंट फैमिली के अंदर। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम इसी वजह से था कि हम लोग टीम वर्क पे बिलीव रखते थे। हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल लैंड्स होती थी और उसमें सब काम करने वाले लोग होते थे, या छोटे मोटे हर किसी का अपने लोकल बिजनेसेस होते थे, और उसमें ये होता था कि फैमिलीज मिल के उस बिजनेस को लेके चलती थी। तो दे यूज्ड टू हैव अ टीम वर्क। एक बच्चा वो छोटे होते हुए भी अपने वालिदैन के साथ टीम वर्क का पार्ट हो जाता था। सो सिमिलरली आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो, आप किसी कंपनी का पार्ट हो, आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और टीम वर्क ये है कि आप लोगों के साथ उनके बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करें, आप उनके बिहेवियर्स के साथ कंफर्टेबल हों, और आप ऐसा बिहेवियर रखेंगे जिसके साथ लोग इजीली कंफर्टेबल हो जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि लोग कंफर्टेबल हों, बट लोग इजीली कंफर्टेबल हो जाएं। अगर वो होना चाहें तो एटलीस्ट आप इतना तो अपना बिहेवियर रख सकते हैं। तो मैं आप सबको ये अर्ज करूंगा कि टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप, मैं आपको पर्सनल चलें यहीं की एक दो मिसालें भी दे देता हूँ, बात लंबी हो जाएगी 2-4 मिनट, लेकिन कोई मसला नहीं, आप लोग अगर हैं तो सुन सकेंगे। हमारे पास यहाँ पे कुछ लड़कियां आई इंटरव्यू देने के लिए कंपनी के अंदर, एंड वी वांटेड टू हायर देम क्योंकि वो कॉम्पिटेंट थी। नाउ व्हाट वर देयर इश्यूज, वो मैं आपको बताता हूँ। दे हैड एन इशू कि भाई हम क्योंकि लड़कियां हैं तो आप हमें ये अश्योर करें कि हम अकेली नहीं होंगी, हमारे साथ और भी लड़की होंगी। मैंने कहा बेटा ये कैसे अश्योर किया जा सकता है, बट नॉनसेंस इज दिस। ठीक है, फिर अच्छा अगर हम टीम मील कर रहे हैं तो हम टीम के साथ खाना नहीं खा सकती। फिर अगर हमें कहीं बुलाया जाए और वन ऑन वन मीटिंग करनी पड़े तो हम वो नहीं कर सकती। फिर सर्दियाँ हैं तो कंपनी के आवर्स 9 to 6 हैं तो हम 6 बजे तक यहाँ नहीं रह सकते। देन बेटा अगर आपके इतने कंसर्न्स हैं, आप टीम के साथ एक्टिव नहीं है, आप ये कंपनी के बिजनेस के साथ चल नहीं सकते, देन व्हाई यू आर डूइंग अ जॉब, व्हाई यू नीड अ जॉब देन। जब आपको पता है कि आप इस तरह की इंडस्ट्री में फिट इन भी नहीं है, देन व्हाई द हेल यू आर हियर। यू सी, तो ऑल दीज आर नॉन प्रोफेशनल थिंग्स। और इसमें क्या शो कर रही थी वो कि दे आर नॉट अ टीम प्लेयर। उन्होंने कभी यूनिवर्सिटी के अंदर टीम्स में काम ही नहीं किया, उन्होंने कभी को वर्किंग स्पेस को एंजॉय नहीं किया, वो कभी वहाँ पे रही नहीं है, उनको अच्छे तरीके से बाइज़ तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट करना ही नहीं आता। ठीक है, शायद ये जो मैंने 3-4 बातें बताई हैं आप एग्जैक्टली इस नतीजे पे ना पहुंच रहे हो, बट ऑब्वियसली मैंने तो सबको फिर डिटेल्ड इंटरव्यूज किए हुए हैं, तो आई न्यू एंड आई कुड जस्ट कॉम्प्रिहेंड दैट दे वर नॉट कंफर्टेबल इन वर्किंग इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे वो लोगों के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकें, टीम के अंदर काम कर सकें। लाइक दे हैड इश्यूज कि अगर ऑफ आवर्स में भी उनका कोई टीम मेंबर उनको मैसेज करके कोई बात पूछना चाहता है तो दे हैड इश्यूज। तो अगर आप प्रोफेशनल पे इश्यूज नहीं होने चाहिए, फिर आपका फैमिली नंबर अलग हो, आपका प्रोफेशनल नंबर अलग होना चाहिए जो आप एज अ स्टूडेंट अपने फेलोज के साथ यूज़ करें, और अपने जब आप जॉब करें तो अपने कोलीग्स और अपनी कंपनी के साथ यूज़ करें। तो आपको प्रोफेशनल एक और नंबर होना चाहिए, आपका फैमिली नंबर और हो। ठीक है, सबको पता है आपको प्रोफेशनल नंबर है, तो लिहाजा ये जहाँ पे जो भी बात है वो प्रोफेशनली होगा। बट नो, अब इन चीज़ों की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ये कॉन्सेप्ट्स में क्लियर होने चाहिए कि टीम वर्क कैसे किया जाता है। इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं टीम वर्क से रिलेटेड। आप लोगों के इवन सेमिनार्स कराए जा सकते हैं, वर्कशॉप्स कराए जा सकते हैं, जिससे आप एक अच्छे टीम प्लेयर बन सकें। एंड दिस इज नीड ऑफ द आवर। कोई भी इंसान किसी भी बड़ी या छोटी कंपनी के अंदर अनटिल अनलेस यू आर अ गुड टीम प्लेयर आप वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकते। या आपको छोड़ के चले जाएंगे या आपको किक आउट कर दिया जाएगा, देर दो में से कोई एक काम ज़रूर होगा। तो लॉन्ग टर्म कैरियर के लिए जब तक आप टीम वर्कर नहीं है, आप टीम वर्क नहीं अच्छे से कर सकते, आप लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं, आप बेशक जितने टेक गीक हो जाए, आपको बेशक जितनी अच्छी से अच्छी स्किल आती हो, आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में टीम के अंदर काम नहीं कर सकते। इंडिविजुअल काम सारी बात आप कर लेंगे, आप इंडिविजुअली फ्रीलांसिंग कर लेंगे, आप रेडी लगा लेंगे, आप कोई स्टोर में बैठ जाएंगे, अपना कुछ भी और कर सकेंगे, प्रॉपर्टी का काम कर सकेंगे। इवन ओवर देयर एज वेल आपको टीम वर्क तो करना पड़ेगा, लोगों से कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा, कोलैबोरेट भी करना पड़ेगा। सो टीम वर्क के बगैर आज की दुनिया के अंदर शायद मेरे नज़दीक नियर टू इम्पॉसिबल है अच्छे तरीके से बाइज़र तरीके से सर्वाइव करना। सर्वाइव आप फिर भी कर लेंगे आप इफ़ यू आर नॉट अ गुड टीम प्लेयर। लोग आपको बस ठीक है बुरी नज़रों से देखेंगे, बदतमीजी शायद या कुछ भी, लेकिन आप सर कुछ ना कुछ गुजारा तो कर ही लेंगे, लेकिन बड़ा मजबूरी में, तंगी में। सो टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे एंड दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, खसूसन गर्ल्स, कि वंस यू आर वर्किंग यू शुड बी अ टीम प्लेयर। ठीक है, छोटे मोटे स्टीरियोटाइप्स हैं ना, प्लीज़ उनको घर छोड़ के हैं, उनको कहीं और छोड़ के हैं। ठीक है, वन ऑफ द गर्ल एक्सप्लेन मी कि सर हमें बचपन से क्योंकि ये ट्रेनिंग दी जाती है बेटियों को कि आप कहीं भी हों तो आपने जो है ना किसी के साथ ज़्यादा हंस के बात नहीं करनी है, आप उनके साथ बोलना नहीं है, आप उनको अपनी बात नहीं बता सकते, ये वो, तो लिहाजा वी आर वेरी प्रॉब्लमेटिक और हमें ये चीज़ इशू होता है। हम वैसे बड़ी अच्छी हैं बेटा, आप क्या सी अच्छी हैं कि आप टीम में बैठी हैं, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप अपनी प्रॉब्लम इशू ही नहीं बता सकते अपने सीनियर को ताकि आपको रिजॉल्व करवा सके, तो क्या है काय की अच्छी हैं आप सारे दिन टाइम वेस्ट कर रही हैं इसी। तो इस तरह अगर आपका एटीट्यूड होगा तो यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। खसूसन मैं गर्ल्स को कह रहा हूँ, ठीक है।
मेरी अपनी बेटी है, तो इट इज़ ऑब्वियस कि अगर मैंने उसको प्रोफेशनल लेवल पे तैयार करना है तो आई शुड नॉट रिकमेंड हर इन दिस वे। ठीक है, इसी तरह से आपका कंसर्न नहीं होना, इफ़ यू आर इन अ स्पेस जहाँ पे मिसाल के तौर पे आप अगर बाहर निकल ही आई हैं तो फिर तो इन दो तीन चीज़ों का आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए। इस्लाम भी आपको इजाज़त देता है, आपका फेस, आपके हाथ, आपके पाँव, यू आर अलाउड, ठीक है, आप अगर करना चाहें गुड एनफ। बट अगर वहाँ काम की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको, यानी वो आप मतलब जैसे कि यू हैव टू शो योर फेस, देन यू हैव टू, तो उसमें फिर क्या, उसमें मतलब एक होना चाहिए। तो इस्लाम में तो इजाज़त है इफ़ यू आर वर्किंग वुमन और आपको वहाँ की रिक्वायरमेंट, जैसे पिछले दिनों बहुत इशू यहाँ पे क्रिएट हुआ था कि उन्होंने कहा है फ्रांस वालों ने आई थिंक कि आप जो है ना वेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो भाई इस्लाम तो आपको इजाज़त देता है कि इफ़ यू आर इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आपने काम करना है प्रोफेशनली बिजनेस के अंदर, बाकी जगहों पे जहाँ पे आपको इस तरह की वेरिफिकेशन सिक्योरिटी की ज़रूरत है, यू कैन शो अप योर फेसेस, आप कर सकते हैं इस तरह। तो वाई देयर इज़ अ कंसर्न? ठीक है, आप अपनी हद तक जहाँ पे आप चाहते हैं आप उसका पर्दा रखें, आप अपना चेहरा भी छुपा के रखें, घुटने ना बेशक हाथ पाँव भी छुपा के रखें, लेकिन इफ देयर इज़ अ नीड आप कर सकते हैं। अब आप अपने आप को खुद दीन अपने लिए सख्त करते हैं तो फिर आपकी अपनी हिम्मत है। वो तो हमने नमाजें भी 17 से पता नहीं कितनी रकातें बना दी हैं, 17 रकातें सारे दिन की, इसमें बाकी चीज़ें हमने खुद अपने ऊपर जुल्म किया हुआ है, मुश्किल की हुई है, तो ये भी कर लें। एनीवेज टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दीन सख्त नहीं है, ये दीन को आपने टीम वर्क में दिलाना फॉर गॉड से, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में। मुझे सबसे जहर लगते हैं वो लोग, सेशन का टाइम शुरू कहते हैं नमाज का टाइम शुरू हो गया, बेटा पहले पढ़ लो या बाद में पढ़ लो। दीन इतना जालिम तो नहीं आपको पढ़ने सीखने से रोक रहा है, और आपके एक बंदे की नमाज के लिए हम सारा सेशन रिवाइज करें, क्या करें? मतलब अजीब अजीब बहस, अजीब अजीब वो आके आर्गूमेंट्स देने हैं आपको, जहाँ पे होगा मजहबी टच जरूर देना, पता नहीं क्या एक आदत बन गई है सबको। ठीक है, आप करें, आप जब आपका है उसमें आराम से कर लें, वाई देयर इज एन एक्सक्यूज ऑन दैट बिहाफ, मतलब मजहब के बिहाफ के ऊपर एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देना। तो आई डोंट थिंक दैट इज प्रोफेशनल एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। और मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा ज़िंदगी के लिए कि आपने प्रोफेशनलिज्म इसके आपने मज़हब को दरमियान में नहीं घसीटना या मज़हब की बेस पर किसी को लॉजिक से पेश करनी। ठीक है, यू कैन नॉट कम जस्ट से आई कैन नॉट कम। ठीक है, मज़हब को या एक्सक्यूजेस में मज़हब को नहीं डालना। ठीक है, बहुत नॉन प्रोफेशनल फील होता है, ना सिर्फ नॉन प्रोफेशनल बल्कि लोग आपको इस पर इवेल्यूएट करना शुरू कर देते हैं। सो आज की जो एक टिप ऑफ द डे है दैट इज कामनेस, कि वंस यू आर फ्रीलांसिंग, वंस यू आर अर्निंग, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन आएंगी जहाँ पे आपको स्ट्रेस फील होगा, टीम के अंदर आप तंग होंगे, आप लोगों से एग्जैजरेशन होगी, वहाँ तंग होंगे, लोग आपको तरह तरह की बातें करेंगे, हो सकता है आपकी स्टीरियोटाइपिंग हो सकता है आपके ऊपर मजाक बन रहा हो। देन ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ओनली वन सोल्यूशन यू आर गोइंग टू हैव इज दैट इज कामनेस, खामोशी, आसान हो जाए, रिलैक्स हो जाए, सुन लें पूरी कहानी, देन थिंक अबाउट इट whether you need to reply even or not. If you don't need to reply, just don't. ठीक है, if you need to then करें। यानी मैं उन इन्वायरमेंट की बात करूँ जहाँ पे थोड़ा टॉक्सिक कल्चर हो जाता है, यहाँ पे ऐसी टीम होती है अल्लाह के फजल करम से सारे एक से बढ़ के एक बेहुदा इंसान बैठा होता है, तो वहाँ पे फिर आप क्या करेंगे? एक तो है ना कि जहाँ सारे अच्छे हैं और आप वर्स्ट केस जा रहे थे, बट ऐसा भी तो होता है ना कि आप अच्छे हैं बट आगे से सारे वर्स्ट केस हैं, तो फिर क्या करेंगे? ओवर देयर ओनली वन सोल्यूशन यू आर हैविंग, दैट इज कामनेस। अपने आप को काम रखें, हौसले के साथ, तसल्ली के साथ रहें। तो इफ़ दैट इज़ द केस, आप लोग बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों पे गलबा पा जाएंगे, विन कर जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। इफ़ यू आर नॉट काम, आप गुस्सा कर जाएंगे, आप चढ़ने लग जाएंगे, आप आगे से बदतमीजी कर देंगे, तो समझ लें कि वो फिर आप मतलब आप आपके ऊपर ही वो, क्योंकि वो तो फिर ग्रुप अप हो जाते हैं, जब सारे बेहुदा बदतमीज लोग हों सारे आपस में ग्रुप हो जाते हैं। एक शरीफ इंसान होता है उसको हमेशा अकेला कर दिया जाता है, तो सब उसके ऊपर मतलब बातें हंसेंगे, मजाक करेंगे, उसके बातें कसेंगे, सब उसको बेवकूफ़ और डफर भी कहेंगे, दे कैन से एनीथिंग। तो इफ़ यू बिकम वन ऑफ देम, तो आई वुड अर्ज यू कि यू नीड टू बी काम। ठीक है, इसी तरह से आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो क्लाइंट कभी कभार ऐसी बेवकूफ़ियों वाली बातें कर देता है कि आपको गुस्सा भी आएगा, आप चिढ़ेंगे भी सही, और आपको लगेगा कि भाई दिस इज समथिंग अनबियरेबल, ये क्या बात कर रहा है। ठीक है, तो ओवर देयर यू नीड कामनेस। कभी ऐसा भी होगा आपका क्लाइंट पैसे खा जाएगा, ठीक है, आप सारा काम करके देंगे, छोटी सी बात बना के वो पूरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देगा, आपको नेगेटिव रिव्यूज दे देगा, कुछ ऐसा। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओवर देयर अगर आप मूव करना चाहते हैं यू नीड कामनेस। तो हर तरह के इन्वायरमेंट में ये जो कामनेस है ना, यानी अपने आप को पुरसुकून रखना, रिलैक्स हो जाना, यार लेट इट बी, लेट इट बी, सो व्हाट, लेट इट बी, सो व्हाट। तो इससे इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी सक्सेस कर जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, दैट्स ऑल फॉर